बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है 8 अपना फर्स्ट ईयर का। अब इसमें हमारा लास्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, अब इससे पहले हमने एक्सपेक्टेशन पढ़ा था, डिस्क्रीट वेरिएबल की, उसमें उसका मीन निकालना सीखा और उसका वेरिएंस डिफरेंट फार्मूला से। और आज हमने पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है? प्रोबेबिलिटी फंक्शन तो आपने इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ लिया था क्या होता है। अब हम देखने लगे हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में क्या है, बेसिकली हमारे पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, उसको हम स्मॉल एफ ऑफ एक्स से लिखते हैं। ठीक है, स्मॉल एफ ऑफ एक्स से हम उसको डिनोट करते हैं अपनी प्रोबेबिलिटी फंक्शन को, स्मॉल एक्स से या आप पी ऑफ एक्स से कर लें। लेकिन जो हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, इससे हम इसको कैपिटल एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हमारा जब हम इसको नोटेशन में लेके आएंगे तो ये सब कैपिटल एफ। अब इसकी रीडिंग करते हैं, थोड़ा सा मजीद क्लियर होगा आपको। वेरी ऑफन वेरी ऑफन वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द चांसेस दैट, चांसेस का पता है ना आपको, मैंने कहा था जहां भी चांसेस की बात होती है इसका मतलब होता है हम उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर देते हैं। चांसेस दैट द वैल्यूज ऑफ अ रैंडम वेरिएबल विल रिमेन और बिलो एट अ सर्टेन फिक्स वैल्यू, यानी कि वो कह रहे हैं किसी भी चीज को लेस देन इक्वल टू में हम जो फाइंड कर रहे होते हैं। आपने याद रखा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में हमेशा हम लेस देन इक्वल टू फाइंड कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, what are the chances that the student will got more than 80% of the marks? ठीक है, अब इसके ये उन्होंने कहा कि बताएं कि स्टूडेंट जो है वो 80% से मार्क्स ज्यादा मतलब वो लेगा, ये हमने चांसेस बताने हो तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से बताएंगे। व्हाट आर द चांसेस, what are the chances that five tosses of a coin will produce not more than the three heads? ठीक है, इसमें भी हमारे पास ये आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इन these situations we are concerned with the probability that the given random variable y will take only values that are less than or equal to some fixed value of y। ठीक है, less than equal to का केस क्या बनता है, mathematically can be, it is written as probability of y less than equal to small y। अब अगर देखें लेट्स सपोज हमारे पास ये होता x, तो हम इसको x की नोटेशन में लिख लेते हैं, हमने लिख देना था। जैसे कि लेट्स सपोज मैं आपको लिख के बताती हूँ कि याद रखिए आपकी हायर क्लासेस में जाके भी चीजें यूज होती हैं। जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x निकालना है आपने, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे कैपिटल एक्स आ जाएगा। ठीक है, कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहलाता है। यानी कि स्मॉल एक्स, ये जो ये स्मॉल एक्स यहाँ पे था वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ मैंने एफ ऑफ थ्री निकालना है। ठीक है, ये आपको एग्जांपल देने के लिए कि लेट्स सपोज हमें एफ ऑफ थ्री कैलकुलेट करना हो, तो हम इसको कैसे करेंगे, मैं इसको लिखूंगी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, कैपिटल एक्स है वो तो एज इट इज आ जाएगा, यानी कि हमने रैंडम वेरिएबल लिया है लेस देन इक्वल टू थ्री, यहाँ पे थ्री आ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया ना जो भी यहाँ पे एफ के साथ, कैपिटल एफ के साथ होता है वो यहाँ पे आ जाता है लेस देन इक्वल टू किस साइड पे। ठीक है, अगर लेट्स सपोज मैं कहती हूँ मैं एफ ऑफ जीरो निकाल दूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ जीरो भी लिख सकते हैं। तो फिर मैं ऐसे लिखूंगी प्रोबेबिलिटी और यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल एक्स और यहाँ पे आ जाएगा लेस देन इक्वल टू जीरो। हमेशा इसमें लेस देन इक्वल टू आता है और ये साइड पे जीरो। जिस भी चीज का आप डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकाल दो वो यहाँ आ जाएगा। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि मैं एफ ऑफ टी निकाल दूँ, तो यहाँ पे टी आ जाएगा एक्स की जगह पे, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इस एक्स की जगह पे टी आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे टी। ठीक है, बात समझ आ रही है? इस तरह से भी आप कर सकते हैं इसको। अच्छा जी, अब हम इसको मजीद देखते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए, हमने कहा था प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। याद रखना है इसको, इसकी डेफिनेशन अच्छी तरह से कर लेनी है, पेपर में अभी पेपर में भी आ जाती है और एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है। तो याद रखना, जो लेस देन इक्वल टू पीडीएस लिखते हैं तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं। द प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, या फिर इसको दूसरा नाम हम कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहते हैं। यानी कि इसका नाम एक तो हमारे पास होता है ना एफ ऑफ डी भी कह सकते हो आप इसको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को। एक आप कह सकते हो कमोलेटिव, कमोलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, सीडीएफ। ठीक है, वो आपको पता है जो पीडीएफ होता था, ये हम इसको लिखते थे पीडीएफ। हमारा स्मॉल एफ ऑफ एक्स उसको पीडीएफ लिखते थे, और जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स उसको हम सीडीएफ लिखते हैं। यानी कि कमोलेटिव, कमोलेटिव का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। अब देखो यहाँ पे इकट्ठे कर रहे हैं ना हम, मैंने क्या कहा, y इज लेस देन इक्वल टू स्मॉल y। जैसे कि मैं एफ ऑफ थ्री निकाल रही हूँ, तो मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ थ्री के लिए हमारे पास अभी हमने लिखा था ना यहाँ पे प्रोबेबिलिटी
लेट्स सपोज मैं एक्स की नोटेशन यूज करती हूँ तो इसका कोई मसला नहीं, आप एक्स करें वाई करें जो मर्जी करें, लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, अब मैंने ये 3 कहा है ना, इसका मतलब है 3 और इससे बिलो जितना भी डाटा होगा उसको ये इकट्ठा कर रहा है। कम्युलेटिव का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। तो यहाँ पे भी इसका मतलब यही है ना कि एक्स लेस देन इक्वल टू 3 का मतलब ये है कि 3 और उससे बिलो जितने भी हैं उन सबको क्या कर रहा है, ये इकट्ठा कर रहा है। इसलिए इसका नाम क्या है, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या सीडीएफ भी कहते हैं इसको। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम स्टार्ट में देख चुके हैं, वो हमें उसका ऑलरेडी आ इसको हम स्मॉल एफ ऑफ एक्स से करते हैं और सी डी एफ को हम कैपिटल एफ ऑफ एक्स से करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके बाद आता है यहाँ पे देखें डेफिनेशन इसकी अच्छी तरीके से कर लेनी है आपने। प्रोबेबिलिटी y less than equal to y for possible values of y is called distribution function या कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, या सीडीएफ भी कहते हैं, डीएफ भी कहते हैं। याद रखना इसकी डेफिनेशन पेपर में आएगी तो यहाँ से लिखनी है। इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल एफ ऑफ एक्स। ठीक है, पीडीएफ को हम स्मॉल एफ ऑफ एक्स से करते हैं और इसको हम कैपिटल एफ ऑफ एक्स से करते हैं। अब इसको मजीद देखिए, जो मैं जो बता रही थी आपको उन्होंने इस तरह से लिख के भी बता दिया कि एफ ऑफ वाई हमारे पास हो तो उसको लिखते हैं कैपिटल एफ ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू स्मॉल वाई। ठीक है, इन डेंसिटी इन एनी डेंसिटी फंक्शन ऑफ इंटीग्रल। अब यहाँ पे ये आ गया, ये तो डिस्क्रीट का केस था ना, डिस्क्रीट के केस में हमने ऐसे कर लिया। कंटिन्यूस के केस में हमने यहाँ पे क्या करना होगा, इसको ये देखो इंटीग्रल की फॉर्म में लिखना होगा। इंटीग्रेशन करते हैं ना कंटिन्यूस। डिस्क्रीट के केस में हम ऐड कर रहे होते हैं, कंटिन्यूस के केस में हम इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। ये डिफरेंस तो आपको पता ही है ना। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनस इंफिनिटी टू वाई। अब देखिए लेस देन इक्वल टू वाई का मतलब ये है ना कि हमने वाई तक जाना, अपर लिमिट हमारी वाई है, अपर लिमिट हमारी यहाँ पे वाई होगी और लोअर लिमिट हमारे पास जो भी होगी क्वेश्चन में। यहाँ पे लेट्स सपोज नहीं था, जनरलाइज फॉर्म में था तो माइनस इन्फिनिटी लिख ली, लेकिन क्वेश्चन में लेट्स सपोज कहते हैं क्वेश्चन है मेरे पास 0 लेस देन एक्स लेस देन 4। अब इस केस में मेरा जो है मुझे पता है अपर तो वाई रहना है। ठीक है, अपर हमेशा इसमें वाई रहेगा या एक्स रहेगा, जो भी आप नोटेशन यूज कर रहे हो, लेकिन लोअर क्या हो जाएगा, 0। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि मेरी जो है रेंज है 5 लेस देन एक्स लेस देन 14। लेट्स सपोज 14। अब मुझे पता है कि मेरी लोअर वैल्यू क्या है 5, तो मेरी यहाँ पे लोअर वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 5 आ जाएगी और यहाँ पे जो है वो नोटेशन वही आएगी। एक्स आप यूज कर रहे हो, वाई यूज कर रहे हो, जो भी यूज कर रहे हो, ये वाली नोटेशन यहाँ पे मतलब आ जाएगी। लेट्स सपोज यहाँ पे कोई वैल्यू भी हो सकती है ना। मैंने अभी आपको बताया कि लेट्स सपोज आप कहते हो कि मैं निकालना चाहती हूँ F10। ठीक है, F10 निकालना चाहते हैं तो आपका यहाँ पे अब ऊपर जो है ये 10 आ जाएगा, नीचे लोअर वैल्यू आएगी हमेशा और ऊपर आपको जो क्वेश्चन में आपने जिसका एफ निकालना होगा वो आ जाएगा। ठीक है, इसको दोबारा मजीद एक बार वीडियो को भी देख लीजिएगा और वैसे भी एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आसान है बिल्कुल, क्या आप कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए मजीद द फंक्शन हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। एक आपने याद रखना, माइनस एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी हमारे पास 0 होता है। क्यों, अभी देखिए मैंने आपको बताया, इसको मैं लिख सकती हूँ प्रोबेबिलिटी एक्स, मैं नोटेशन यूज कर रही हूँ, लेस देन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, हमारे हमने क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ इन्फिनिटी फाइंड करना है ना, तो यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा माइनस। इसको मजीद मैं करना चाहूँ इंटीग्रल की फॉर्म में तो मेरा आ जाएगा अपर लिमिट माइनस इन्फिनिटी और लोअर लिमिट भी इसकी क्या है, माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, लोअर लिमिट भी इसकी माइनस इन्फिनिटी है और अपर, यहाँ पे आपको पता है एफ ऑफ एक्स आ जाता है, हमारा जो फंक्शन ऑफ पीडीएफ होता है वो आ जाता है और साथ डीएफ आ जाता है। ठीक है, एज इट। अब हमें पता है कि हमारा ये माइनस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी चल रहा है। ऐसा हो सकता है कि एक हम जो है ना एक सिंगल पॉइंट पे जो है कंटिन्यूस के केस में किसी भी चीज को इंटीग्रेट नहीं कर सकते। ऐसा अगर आज लेट्स सपोज तो उसका आंसर बन जाता है 0। ठीक है, ठीक है, मैंने आपको पहले की क्लास में भी बताया था प्रोबेबिलिटी एनी मतलब किसी भी फिक्स पॉइंट पे किसी भी एक जगह पे आप जो है कंटिन्यूस के केस में फाइंड नहीं कर सकते, तो हमारा आंसर 0 आ गया। ठीक है, अगला वाला उन्होंने कहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो यहाँ पे मैं क्या लिख लूंगी पॉजिटिव इन्फिनिटी और यहाँ पे क्या कर दूंगी मैं पॉजिटिव इन्फिनिटी और लोअर वाली वैल्यू हमारी माइनस इन्फिनिटी रह जाएगी, अपर वाली हमारी प्लस इन्फिनिटी बन गई। अब हमें पता है कि हमारी मतलब हमने होल इंटरवल पे इंटीग्रेट किया है, लोअर वैल्यू से लेके अपर वैल्यू होल इंटरवल पे जब हम किसी भी पीडीएफ को इंटीग्रेट करते हैं तो उसका आंसर क्या बनता है 1। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर 1 आ गया, ये भी हमने प्रूव कर लिया। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि एफ ऑफ वाई वन लेस देन वाई टू, अगर हमारे पास ये वाला कंडीशन हो कि वाई वन हमारा छोटा हो वाई टू से तो इनके सीडीएफ भी छोटे आएंगे। ठीक है, तो चीजें याद रखनी है प्रॉपर्टीज को, ये एमसीक्यूज में आ जाता है, एफ ऑफ इन्फिनिटी क्या है, एफ ऑफ प्लस इन्फिनिटी क्या है, एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी क्या है, ये पता होना चाहिए। ये अब हम आते हैं और इसके बाद ये एफ ऑफ वाई इज कंटिन्यूस एटलीस्ट ऑन द राइट ऑफ ईच वाई। ठीक है, राइट साइड पे होना था कि कंटिन्यूस होता है। अब हमारे पास आती है एग्जांपल 8.23। अब कोई नहीं स्टोर, अब देखो
कोई वाली जब भी बात होती है 3 टाइम्स, हमारे पास ये डिस्क्रीट डाटा होता है या कंटिन्यूस। याद रखना है जो हमारे पास ये डाइस का, कोइन का, इन सब का इतना का डाटा आता है, ये हमारे पास डिस्क्रीट होता है। तो ये डिस्क्रीट बेसिकली हमारे पास प्रोबेबिलिटी यहाँ पे होगी। हमने क्या किया, a coin is tossed 3 times। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ नंबर ऑफ हेड्स। अब हमारे पास हेड्स जो है वो रैंडम वेरिएबल है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। रैंडम वेरिएबल वो होता है हमेशा जिसको कहते हैं नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ टेल्स, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स, जो भी ऐसे कुछ होता है ना, वो हमारे पास रैंडम वेरिएबल होता है, ठीक है। अब ये रैंडम वेरिएबल आ गया, उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, गिवन है, यानी कि सॉरी वो ऑलरेडी गिवन है, हमने जो है आगे क्या बनाना है, हमने क्या करना, फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। हमने डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाना है एफ ऑफ वाई। अब जीरो के सामने इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है 1 2 3 4, इन सब की प्रोबेबिलिटीज गिवन है, और हमें पता है कि ये इनके यही होते हैं रैंडम वेरिएबल का हमारा सी कोड होता है। अब यहाँ पे सोल्यूशन में आते हैं। यहाँ पर उनका फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एफ वाई, हमें पता है डेफिनेशन के मुताबिक एफ ऑफ वाई को हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू वाई। अब हमारे पास रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 0 1 2 3, ठीक है। देखिए रैंडम वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास यही है ना, 0 1 2 एंड 3। और हमने क्या करना है, यहाँ पे हर एक का बारी बारी निकालेंगे, क्योंकि डिस्क्रीट है ना, डिस्क्रीट में तो बारी बारी निकलेगा। तो अब क्या होगा यहाँ पे, हमने जो है नो वैल्यू लेस, जीरो से छोटी तो कोई वैल्यू नहीं है ना, जीरो से ही स्टार्ट हो रहा है, कोई नेगेटिव वैल्यू तो है नहीं रैंडम वेरिएबल। वैसे हो सकती है रैंडम वेरिएबल में नेगेटिव वैल्यू, ये नहीं कि इम्पॉसिबल आ सकती है, लेकिन ये हमारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 0 1 2 एंड 3। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखें, हमने सबसे पहले जो है जीरो से छोटी वैल्यू हमने कह दी कि कोई है ही नहीं, तो उसकी वैल्यू जीरो ही हो रहेगी, ठीक है। जीरो से कोई छोटी वैल्यू है ही नहीं, तो हमारी जीरो से पीछे प्रोबेबिलिटी कोई है यहाँ पे, ठीक है। मैं कहती हूँ कि प्रोबेबिलिटी है, मैंने लेस देन जीरो फाइंड करनी है, उससे पीछे कोई है ही नहीं वैल्यू, तो वो जीरो हो जाएगी। अब अगर मैं जीरो वाली फाइंड करती हूँ तो फिर हमारे पास 1/8 आंसर आएगा। अब फिर नेक्स्ट हमारे पास है, अगर मैं लेट्स सपोज प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल जीरो के लिए फाइंड कर रही हूँ, तो मेरा आ जाएगा प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 0, और इसकी हमें पता है 1/8 है, पीछे हम देख चुके हैं। और इसको हमने जो है इस तरह से लिखना होता है अपने इस केस में, ये जो है ये देखें यहाँ पे, इसको हमने CDF को ऐसे करके लिखना है। लेस देन जीरो के केस में हमारी प्रोबेबिलिटी 0 थी, लेस देन 1 के केस में हमारे पास 1/8 आ जाएगी, ठीक ठीक है। अच्छा इसके बाद हमारे पास आता है ये 1/8 आ जाएगी। सेकंड वाला केस हमारे पास y इक्वल टू 1, इसका मतलब है लेस देन इक्वल टू 1 कर रहे हैं हम। लेस देन इक्वल टू 1 का मतलब है हमने क्या करना होगा, 0 और 1 वाले दोनों की प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना, 1/8 प्लस 3/8 हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे। अ, यहाँ पे हमने देख लिया कि y इक्वल टू 1 का मतलब है कि हमने 0 और 1 इन दोनों के सामने जो है हमने इन दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है उनको ऐड कर लिया, तो बन जाएगा हमारे पास 4/8। अब हम आते हैं 2 के लिए, प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 2, इसका मतलब है लेस देन इक्वल टू 2। इसका हमने देखा कि 0 आ जाएगा, इसमें 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इन तीनों की सिंगल सिंगल प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर लिया तो हमारे पास 7/8 बन जाएगा, ठीक है। अब आता है हमारे पास 3 से बड़ी कोई वैल्यू है हमारे पास। अब इसके बाद आता है y इक्वल टू 3, 3 के लिए हमने लेस देन इक्वल टू 3 देख लिया, 0 1 2 3 सारी वैल्यूज आ जाएंगे हमारे पास, 1 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता चल गया, आपने सिंगल सिंगल सबकी फाइंड कर ली। देखें जीरो के अगेंस्ट फाइंड की, पहले आपने लेस देन जीरो के लिए फाइंड की, ठीक है, लेस देन जीरो के लिए फाइंड की, फिर उसके बाद आपने जो है इक्वल टू जीरो का मतलब भी यहाँ पे ले लेस देन 1 फाइंड की, फिर लेस देन 2 फाइंड की, लेस देन 3 फाइंड की, और उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू आपने कह दिया कि 3। यानी कि जब एक बार इसकी लास्ट वाली आ जाएगी, इसका आंसर 1 आ जाएगा, तो फिर आप जो मर्जी करें आंसर 1 ही रहेगा, उसके बाद आंसर में चेंज नहीं आना, ठीक है। तो लास्ट वाले का आंसर हमारे पास 1 होगा, पहले वाले का 0 होगा, स्टार्ट 0 से होते, इससे बिलो कोई वैल्यू नहीं थी, ठीक है। अब ये सारी हमने प्रोबेबिलिटीज को कंबाइन करके लिख लिया, लेकिन लेस देन जीरो का मतलब जीरो ही थी, और ये 0 से 1 के दरमियान 1/8 थी, 1 से 2 के दरमियान 3/8 थी, और ये 7/8 हमने ऐड करके बताया था ना ऊपर, और ये इससे y ग्रेटर देन 3 का मतलब है कि 1 ही रहेगी, जो मर्जी वैल्यू हो जाए इसके बाद वैल्यू में 1 ही रहना है। और यहाँ भी देखिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को प्लॉट करके बता दिया, यहाँ पे रैंडम वेरिएबल x ले लिया, यहाँ पे एफ ऑफ वाई ले लिया। लेट्स सपोज से हमारी पहली वैल्यू थी 0, 0 के सामने हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये देखें 0 के सामने हमारी वैल्यू 1/8 आ रही थी, 1 के सामने हमारी वैल्यू क्या आ रही है, 3/8, 2 के सामने वैल्यू क्या आ रही है हमारी, 7/8 आ रही है, और उसके बाद 3 के बाद हमारी वैल्यू 1 रहती है, ठीक है। इस तरह से इन्होंने डिस्क्रीट के केस में बनाया है। अब आते हैं हम एक्सरसाइज पे, यहाँ तक आपकी जो है चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर एक्सरसाइज को मैं लास्ट से स्टार्ट करती हूँ, आपको कोई मसला हो तो लास्ट, मतलब शुरू से तो आपने पहले के किए हुए हैं, लेकिन लास्ट से देखते हैं।
अच्छा जी, ये तो पहले तो आपके ये जो है एमसीक्यूज आ गए, सॉरी एमसीक्यूज नहीं, ये क्या है, ट्रू फॉल्स आ गए, इनको देख लीजिएगा, आप कुछ कर लेंगे, मुश्किल नहीं है। अब हम आते हैं 8.37। 8.37 में क्या कहा है उन्होंने, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन बाय, अब ये आपको डिस्क्रीट का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिवन है और ये रैंडम वेरिएबल की वैल्यू गिवन है। उन्होंने कहा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के फाइंड करें। तो ये तो मैंने आपको उस दिन मेंशन करवाया था, आप कर सकते हो। आपने क्या करना है, रैंडम वेरिएबल एक्स को लिख लेना है, एक आपका कॉलम बन जाएगा, एक आपका एफ ऑफ एक्स का कॉलम बन जाएगा, ये जो ठीक है। और उससे अगला कॉलम आप मीन के लिए बना लेंगे और उससे अगला कॉलम आप वेरियंस के लिए बना लेंगे। मीन का कॉलम पता है ना आपको, ये वाला, जैसे कि ये वाला हम कर रहे हैं, इसके लिए हमारे पास आ जाएगा समीशन एक्स एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स में हमेशा सिंगल रहना, कुछ बच्चे कल भी मेरे से पूछे थे कि स्केयर की फॉर्म में आ जाएगा, इस वाले केस में जैसे स्केयर है, यहाँ पे क्या आएगा, समीशन एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स में सिंगल ही रहना। ठीक है, इस तरह से करके हम ये दोनों कॉलम बना लेंगे, आगे ये कॉलम यहाँ पे बन जाएंगे दोनों, और इसके बाद हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है। उससे पिछला क्वेश्चन है हमारे पास 8.36, इसमें भी सेम है, आपको एक्स गिवन है, प्रोबेबिलिटी गिवन, देखो कहीं पे एफ कह देते हैं, कहीं पे पी कह देते हैं, इससे कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात है। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास ये है एक्स और यहाँ पे है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। हमने क्या करना है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के फाइंड करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ नेक्स्ट आप क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर फाइंड करेंगे। ठीक है, अब इसके लिए यहाँ पे क्या होगा, इसका तो आपको अभी मैंने फॉर्मूला बता दिया, क्या होगा, समीशन एक्स एफ ऑफ एक्स, उससे अगले वाले का हमारे पास होगा समीशन एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, सॉरी वो हो जाएगा। उससे अगले वाले का क्वेश्चन मैंने आपको कल के आई थिंक बताया था, जो परसों मैंने आपको दिया था। सबसे पहले तो देखिए इसमें क्या आ जाएगा, समीशन, और ये वाली ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ है एज इट इज, एक्स माइनस वैल्यू ऑफ एक्स, और उसका होल स्क्वायर साथ आ जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। अब आपके कॉलम्स क्या बनेंगे, कि देखो जब आप बना रहे हो, पहले तो कॉलम आपका एक्स हो जाएगा, उसके बाद आपकी प्रोबेबिलिटी वाला कॉलम आ जाएगा, उससे अगला कॉलम आपका एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का आ जाता है। ये पता तो है आपको, ये वैसे लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी चलिए मैं बता रही हूँ। इससे अगला कॉलम आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर का और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का। ठीक है, ये कॉलम बन जाएगा। इससे अगला कॉलम आपने बनाना होगा इस वाले के लिए, जो हमारा ये लास्ट वाला केस है। क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब ये बनाना होगा हमें एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, पहले तो आप ये करेंगे, आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकाल चुके हैं ना, ये जो यहाँ पे इसका टोटल आया होगा वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होगा। ठीक है, यहाँ पे थर्ड कॉलम का जो टोटल आएगा उसको हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स कहेंगे। तो हर एक्स वैल्यू में से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स को माइनस करके ये वाला कॉलम आ जाएगा, इससे अगले कॉलम में इस वाले कॉलम का आप स्क्वायर ले लोगे, और जो भी आएगा फिर उसके बाद उसको नेक्स्ट कॉलम में आप प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, इसके बाद हम आते हैं इससे पिछले क्वेश्चन में, पीछे पीछे जाते रहते हैं ताकि आपको सारे ही क्लियर हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे है हमारे पास 8.35, ऐसा क्वेश्चन कल हमने एग्जाम्पल में भी देखा था। आपके पास यहाँ पे एक्स की वैल्यू है, आप रैंडम वेरिएबल एक्स का कॉलम बना लेंगे, साथ उसके एफ ऑफ एक्स का कॉलम बना लेंगे, फाइंड द मीन एंड वेरियंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, सेम आपका बिल्कुल सेम आपकी एग्जाम्पल है ऐसे, तो हमने वो कल किया था। पहले तो आप मीन के लिए क्या कर लेंगे, एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का कॉलम, वेरियंस के लिए एक्स के प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स का कॉलम, और फिर इसमें आप फॉर्मूले में पुट कर देंगे जो आपका वेरियंस का फॉर्मूला होता है। इससे प्रीवियस क्वेश्चन है, ये रैंडम वेरिएबल एक्स टेक्स द वैल्यूज, ये हमारे पास रैंडम वेरिएबल एक्स की वैल्यूज हैं विद प्रोबेबिलिटीज, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज हैं। ठीक है, इसके बाद उन्होंने कहा कंप्यूट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एंड दिस, मतलब ये भी आपकी बिल्कुल एग्जांपल थी जो कल में हमने की थी, मैंने आपको करने के लिए दी थी। आपने बेसिकली एक्स का कॉलम बना लिया, प्रोबेबिलिटी का कॉलम बना लिया, ये मीन के लिए कॉलम बना लिया आपने। इसके बाद जो है आपने यहाँ पे देखिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ये बाय डेफिनेशन भी करना होगा और बाय प्रॉपर्टीज भी करना होगा आपने। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हमारे पास ये कॉलम बनेंगे, देखिए जैसे मैं बताती हूँ, हो जाएगा, एक प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, नेक्स्ट एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कॉलम हो जाएगा, उससे आगे आपने ये रैंडम वेरिएबल बनाना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे वेरियस ऑफ एक्स भी फाइंड करना है, सॉरी, वेरियस ऑफ एक्स के लिए हमारे पास एक्स स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ये वाला कॉलम भी आ जाएगा। ठीक है, उससे अगला कॉलम हमारे पास क्या हो जाएगा, हमने रैंडम वेरिएबल y बनाना है, रैंडम वेरिएबल हमारे पास क्या है, 5x + 10, हम एक बना लेंगे 5x
प्लस 10, एक हमारा ये कॉलम बन जाएगा 5x। अब ये हमारे पास रैंडम वेरिएबल बन चुका है। अब इसके बाद जब ये हमारा ये वाली वैल्यू एज इट इज और साथ इसके प्रोबेबिलिटी ऑफ x मल्टीप्लाई होके आ जाएगा, ये हमारी बेसिकली एक्सपेक्टेशन आ जाएगी। ये जो चीज पूछी हुई है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस, ये जो यहाँ पे आएगा इसको हमने इस तरीके से जो है बाय डेफिनेशन में हमने कैलकुलेट किया। अब ये वाला बाय प्रोडक्ट के साथ एक्सपेक्ट वैल्यू ऑफ x से निकाल चुके हो, यहाँ पे पुट करोगे प्लस 5 से मल्टीप्लाई करोगे 10 से, सॉरी 5 से मल्टीप्लाई 10 ऐड करोगे तो हमारे पास देखोगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपस में बराबर आ जाएगी। सिमिलरली उन्होंने कहा है वेरिएंस वाला भी प्रूव करके बताएं कि आपस में बराबर है नहीं। तो इससे अगला एक और कॉलम बना लेंगे इसी का, मतलब ये यहाँ पे स्केल के फॉर्म में आ जाएगा, साथ इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। वो कैसे करेंगे कि जो आपने ये वाला कॉलम फाइंड किया होगा इस कॉलम को जस्ट इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास ये वाला कॉलम आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कॉलम्स मैंने बता दिए, बाकी कैलकुलेट तो देखिए बिल्कुल आसान होती है। अच्छा, इसके बाद आता है हमारे पास 8.33 क्वेश्चन। Approximately 10% of the glass bottles coming from a production line having serious defects. If two bottles are selected, अब इसमें हमारे पास जो two bottles है उनको हमने select किया, ठीक है। हमारे पास स्मॉल एंड 2 हो जाएगा। फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ बोटल्स दैट हैविंग सीरियस डिफेक्ट्स। हमारे पास रैंडम वेरिएबल क्या है जिसमें डिफेक्ट है, ठीक है। रैंडम वेरिएबल क्या है जिसमें सीरियस डिफेक्ट है, और 10% का मतलब है कि हमें पी गिवन है। अब पी गिवन हो गया, क्यू हम फाइंड कर लेंगे और एन हमें गिवन है। अच्छा, ये क्वेश्चन ना आप जब ये नेक्स्ट चैप्टर करेंगे इसमें हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो बिल्कुल बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे आपका ये पी आ जाएगा, इससे आपने फिर क्यू फाइंड कर लेंगे। क्यू फाइंड करने के लिए हमें पता है ना, हम लोग 1 - 3 करते हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ बोटल्स भी बता दी, एन भी बता दिया। आपका ये क्वेश्चन बेसिकली जो है उसका है ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। यहाँ पे आप क्या करते हैं, एनसीएक्स, इसका पीडीएफ आप इस तरह से बनाते हैं, एनसीएक्स पी एक्स क्यू एन माइनस एक्स। इस क्वेश्चन को चाहे तो यहीं पे कर लें, चाहे तो आप इसको छोड़ दें कि मैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ करूंगी, ठीक है। 8.33। अब आपके रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी इसमें, हमारे पास x क्या है, यहाँ पे सीरीज डिफेक्ट है ना, तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या है 0 1 एंड 2। ये हमारे रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है, और ये n हमारे पास यहाँ पे 2 है, ठीक है। p ये था और q हम फाइंड कर देते हैं, वो हो जाएगा हमारे पास 0.9। अब ये बेसिकली बिल्कुल बायनॉर्मल का क्वेश्चन है। अगर कुछ बच्चों को यहाँ पे समझ नहीं आती तो इससे मतलब परेशान ना हो, हम इसको नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे तो आपके फिंगर टिप्स पे हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे आपको पीडीएफ बनाना मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन वहाँ पे आप आराम से बना लेंगे। अच्छा, इसके बाद आता है हमारे पास 8.32। अब कोई इस बायस, बायस का मतलब अगर अनबायस होता तो हमारे पास यहाँ पे पी और क्यू की वैल्यू 1/2 आ जानी थी, ठीक है, लेकिन ये बायस है। अब बायस इज सच दैट अब हेड इज थ्राइस एज लाइकली टू अकर एज टेल। मैं यहाँ पे लिख लूँ हेड और टेल क्या है हमारे पास, हेड और टेल दो हमारे पास आउटकम होते हैं। उन्होंने क्या कहा है कि हेड इज थ्राइस, हेड जो है वो 3 टाइम आ रहा है, टेल यहाँ पे टेल क्या इसका मतलब 1 टाइम आएगी, ये थ्राइस आ जाएगा। अब इसके बाद हमें पता है कि हम इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे जब भी इस तरह से हमें कोई चीज गिवन होती है, जैसे कि लेट्स सपोज मैं हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रही हूँ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड फाइंड कर रही हूँ तो वो क्या हो जाता है हमारे पास 3/4, ठीक है, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल। और इसके अलावा दूसरी में जो जिसको मैं कहती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ मैं टेल फाइंड कर रही हूँ, यानी कि हमने तो बेसिकली हमारा रैंडम वेरिएबल हेड है ना, तो वो उसका ऑपोजिट हमारे पास बेसिकली क्यू कहलाता है। लेकिन मैं अगर प्रोबेबिलिटी बताऊँ इसके हाथ से क्या बनेगी 1/4, यानी कि क्या है हमारे पास 1 है यहाँ पे पॉसिबल आउटकम, और टोटल उसका हो जाएगा 4, तो ये इसकी 3/4 आ जाएगी और क्यू उसका 1/4 आ जाएगा, ठीक है। और रैंडम वेरिएबल हमारे पास क्या है, पी और क्यू तो आ चुका है हमारे पास। रैंडम वेरिएबल क्या है हमारे पास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ हेड्स, हेड हमारा जो है वो है रैंडम वेरिएबल। और फाइंड आल्सो फाइंड द मीन वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। इसका मतलब एन हमारे पास 4 हो जाएगा, नंबर ऑफ हेड्स है, इसका मतलब एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा। देखिए जब ये हमारे पास एन गिवन है ना, एन की रेंज हमारे पास एक्स रैंडम वेरिएबल बन जाता है, तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ जाएंगी 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये हमारे पास रैंडम वेरिएबल की रेंज आ जाएगी, एन की वैल्यू 0 1 2 3 रैंडम वेरिएबल आ जाएगा। सेम वही प्रोसीजर आपने क्या करना है, एनसीएक्स, इसलिए तो मैं कह रही हूँ ये क्वेश्चन आप नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ कर लें, नेक्स्ट चैप्टर के साथ
प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बनाएंगे और क्यू हमारे पास आ जाएगा n माइनस एक्स। इस तरह से जो है ना हमने इसको याद रखना है। ये हमारा पीडीएफ है, ठीक है। इस पीडीएफ में आपने इनपुट कर देना है, p भी गिवन है, q भी गिवन है, x भी गिवन है, सारी वैल्यूज गिवन है। आपने x रैंडम वेरिएबल बनाया, प्रोबेबिलिटी बनाई और उसके सामने मीन और वेरिएंस फाइंड कर दिया। लेकिन याद रखना है ये क्वेश्चन किसका है, ये आपका बेसिकली बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। तो आप ये एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ कर लें। आपको पेपर में तो इन जनरलाइज फॉर्म में आ रहा है ना, जिसके साथ मर्जी आ जाए। अच्छा जी, अब आता है हमारे पास 8.31 क्वेश्चन है। 3 balls are drawn from a bag containing 5 white balls, 3 black balls। अब ये हमारे पास 5 होगी, ये 3 होगी और टोटल हमारे पास कितनी हो जाएंगी 8, और जिसमें से हमारे पास स्मॉल आर क्या हो जाएगा 3, जिसे हमने सेट किया। और रैंडम वेरिएबल बता दिया उन्होंने, नंबर ऑफ वाइट बॉल्स के लिए हमने करना है। इसके बाद आता है द फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, आल्सो फाइंड द मीन एंड वेरिएंस। अब यहाँ पे भी सेम वही चीज बन रही है हमारे पास। हमने कैसे इसको फाइंड करना होगा, इसकी देखो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। तो हमारे पास रैंडम वेरिएबल क्या बन जाएगा वाइट बॉल्स। तो वाइट बॉल्स कितनी है, वाइट बॉल्स हमारे पास 5 है। तो रैंडम वेरिएबल हमारे पास फिजिकली होना तो 5 तक चाहिए था, लेकिन हमने सिलेक्ट की कितने करने हैं 3। इससे हमारे रैंडम वेरिएबल एक्स की वैल्यू क्या होगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने जो है पिछले चैप्टर में भी किए थे, इसके स्टार्ट में भी किए थे। 0 1 2 एंड 3 रैंडम वेरिएबल तो आपको बनाना आता ही है। आपने रैंडम वेरिएबल ये बना लिया और आपको पता चल गया कि आपने कैसे करना है। जैसे कि लेट्स सपोज मैं 0 वाले केस के लिए करती हूँ, एक्स हमारे पास 0 हो गया पहला केस, उसकी मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रही हूँ। तो वो कैसे करूँगी मैं प्रोबेबिलिटी, हमारे पास हो जाएगा 5C0, मतलब हमारे पास वाइट में से कोई भी ना आए, ठीक है। अगला केस क्या हो जाएगा हमारे पास, दूसरा 3 था, 3 में से 3 हमारी ब्लैक आ जाए, वाइट कोई ना आए, और डिवाइडेड बाई, आपको पता है ना हम हमेशा ऐसे करते हैं प्रोबेबिलिटी को, 8C3 आ जाएगा। ये हमारी पहली प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सिमिलरली हम सेकंड 1 के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे तो 3 रहना। अगला केस हमारे पास 2 का होगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 5C2 3C1 और ये आ जाएगा। उससे अगला केस हमारे पास 3 रैंडम वेरिएबल के लिए होगा, तो 5C3 आ जाएगा, 3C0 आ जाएगा और 8C3 रहेगा। इस तरह से सारे हमने एक्स फाइंड कर लिए, रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली। अगला मीन और वेरिएंस के लिए कॉलम बनाना होगा, तो हमारे पास एक्स पी एक्स हो जाएगा और उससे अगला कॉलम हो जाएगा एक्स पी एक्स, ठीक है। इस तरह से हम इसका मीन और ये वेरिएंस हर चीजें फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा जो हम स्टार्ट में हमने चैप्टर की थी रैंडम वेरिएबल उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना जो सीखी थी उसकी तरह का है। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में आते हैं, अ बैग containing 2 white 2 black balls and 3 men A B C draw a ball and don't replace it. The person who draws the white balls first receive 12. What is the respective expectation? अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है बेसिकली इसमें आपने पहले व्हाइट बॉल्स ब्लैक बॉल्स टोटल लिख ली। हमने जो है बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, इसको आपने देख लेना कि सबसे पहले तो हमने जो है सपोज करते हैं कि हम ए को जो है फर्स्ट रो में करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ए को हम फर्स्ट रो में करते हैं, तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/4। 2 हमारे पास टोटल है वाइट और आउट ऑफ 4 2/4 आ जाएगा। उससे अगले हमारे पास हो जाएगा ब्लैक। उसके बाद हमने आना है हमारे पास जो है ए जो है वो ना आए, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करना होगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप ऐसे करें कि आप खुद देख लें, आप टाइम हमारा बिल्कुल हमें कम है, वो मीटिंग आपकी एंड होने वाली है। इस क्वेश्चन को हम या कल देख लेंगे या आप इसको खुद कीजिएगा, ठीक है। मीटिंग बिल्कुल एंड होने वाली है। जी 831 है, इसका हिंट दे दे थोड़ा सा। 31 8.31 का तो हिंट मैंने अभी आपको दिया है। मुझे समझ